अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है एटीसी 2 में इनकम टैक्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके हवाले से है। और ये जो क्वेश्चन है ये सैलरीड पर्सन के टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैलरीड पर्सन का टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो सैलरीड पर्सन है ये किस टैक्स पेयर को कहते हैं। तो ऐसा बंदा, ऐसा टैक्स पेयर जिसकी जो टोटल इनकम है उसका 75% से ज़्यादा हिस्सा अगर सैलरी से हासिल हो रहा है तो ऐसा टैक्स पेयर जो है वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। तो उसके जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो सैलरीड पर्सन के हवाले से की जाएगी। अब ये जो सैलरीड पर्सन होता है इसके हमने देखना है कि सोर्स ऑफ इनकम कितने हो सकते हैं, यानी कि ये जो बुक में न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं इसमें कितने सोर्स ऑफ इनकम डिस्कस होंगे सैलरीड पर्सन के। तो टोटल 5 सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो इस क्वेश्चन में डिस्कस होंगे। एक सैलरी है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। अब सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं। अब स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतना वाइड एरिया है, इतना वाइड स्कोप है इसका कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ें हमने टैक्सेबल करनी है, कौन सी एग्जाम्प्ट हैं। इस चीज़ को याद करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक आसान हल ये होता है कि आप इसमें ये देख लें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्प्ट करनी है, क्योंकि जो एग्जाम्प्ट चीज़ें हैं या पार्टली एग्जाम्प्ट चीज़ें हैं वो थोड़ी हैं और जो टैक्सेबल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी इस हवाले से डिस्कस होंगी आपने सिर्फ उन चीज़ों को याद रख लेना है जो एग्जाम्प्ट हैं या पार्टली एग्जाम्प्ट हैं। बाकी कोई भी चीज़ सैलरी के हवाले से आ जाए यानी जो एम्प्लॉयर ने दी है तो आपने उससे टैक्सेबल कर देना है। अब हम इन 6 चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी सबसे पहले है, जो मंथली अमाउंट एम्प्लॉय वसूल करता है वो सैलरी कहलाती है। वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉय ऑरली डेली बेसिस पे या पर पीस वर्क कर रहा होता है तो उसको जो मुआवजा दिया जाता है उसे वेजेस कहते हैं। सेकंड में है एन्युटी, एम्प्लॉयर जो एनुअली पेमेंट करता है उसे एन्युटी कहते हैं। पेंशन होती है, आपके जो एक्स एम्प्लॉयर है वो जो आपको अमाउंट पे कर रहा होता है मंथली वो पेंशन कहलाती है। और ग्रेच्युटी होती है, जो लमसम अमाउंट जो आपका एम्प्लॉयर है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पे करता है तो वो क्या कहलाती है, ग्रेच्युटी कहलाती है। थर्ड वन में फ़ीस है। फ़ीस होती है कि एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उस पर कोई वो चार्ज कर रहा है फ़ीस तो वो फ़ी कहलाएगी। और कमीशन जो है, कोई सर्विस इसी हवाले से सेल कर रहा है तो उसका जो कमीशन एम्प्लॉय लेगा वो भी उसकी सैलरी इनकम में ही आएगा। और इसी तरह कोई और अलाउंसेस हैं तो वो भी जो है वो सैलरी इनकम में शामिल होंगे। इसके बाद परक्विजिट्स है, ये फैसिलिटीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो उनकी हम इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसकी अमाउंट को क्या करते हैं इनकम में शामिल कर लेते हैं। पांचवी इसमें चीज़ है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। तो सैलरी और वेजेस के अलावा कोई भी अमाउंट जैसे अलाउंसेस वगैरह होते हैं तो वो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को पे करेगा तो वो हमारा सैलरी में शामिल होगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, अगर एम्प्लॉय जो है उसको कोई शेयर दिए जाते हैं, कोई ऐसी स्कीम है उसमें जो उसे वसूल हो रहे हैं शेयर्स तो वो भी क्या होंगे आपके इनकम में शामिल होंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परक्विजिट्स के हवाले से है। तो हम देखते हैं कि परक्विजिट्स क्या होते हैं। परक्विजिट्स होते हैं बेसिकली वो फैसिलिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को
तो वो परक्विजिट्स होते हैं। ये एक पूरा क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल में भी आता है, तो आप अगर इसको याद कर लेंगे एक तो न्यूमेरिकल के हवाले से ये आपका क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा ये है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा जो आम तौर पे पेपर में आ जाता होता है, और इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल के साथ एक ये दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। हम देखते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर वो होती है अकामोडेशन। अकामोडेशन जो है इससे मुराद ये है कि आपको घर के लिए या कोई अलाउंस दे दिया जाए या आपको घर ही दे दिया जाए रहने के लिए एम्प्लॉय को, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जितना भी दिया गया हो आपने उसे फुली टैक्सेबल ही करना है, उसमें कुछ भी आप कोई भी पार्ट एग्जाम नहीं करेंगे। इसके बाद अकामोडेशन फैसिलिटी दी जा सकती है कि जो एम्प्लॉयर है उसने घर दे दिया है, वो फर्निश्ड भी हो सकता है अनफर्निश्ड भी हो सकता है, तो अगर घर दे दे तो फिर आपने उसकी कौन सी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल करनी है। तो इसमें दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। द अमाउंट डैट वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन केस सच अकामोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये अकामोडेशन ना दी जाती तो उसको कितने पैसे मिलने थे वो, और 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी क्या होता है, जिसे हम MTS भी कहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली है बेसिक पे स्केल 17 की। तो इसमें इसका पे स्केल का जो स्लैब होता है वो इस तरह से शो हो रहा होता है। अब इसमें जो 30,370 है ये MTS है, यानी इससे ये स्केल की पहली जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होती है। ये 2300 जो इसमें लिखा हुआ है ये आपका एनुअल इंक्रीमेंट है जो कि हर साल एम्प्लॉई की सैलरी में बेसिक पे में ऐड कर दिया जाता है। अब जब ये सैलरी इंक्रीमेंट ऐड होता रहता है तो फिर उसके साथ जो है ये बेसिक पे बढ़ती जाती है। तो ये बेसिक पे मैक्सिमम जो है बेसिक पे स्केल 17 में 76,370 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आपने उस MTS का 45% लेना है। अब जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे करनी थी और 45% ऑफ MTS, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू हो वो आपने टैक्सेबल कर देनी है। और इसमें बाज़ बात ऐसे होता है क्वेश्चन में MTS नहीं दिया गया होता, बेसिक सैलरी होती है, तो आप बेसिक सैलरी लिखी हो तो उसी का 45% ले लें। अगर बेसिक सैलरी भी नहीं दी हुई बल्कि सैलरी सिर्फ लिखा हुआ है तो तब भी आप उसी का 45% लेके इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और जो हायर अमाउंट होगी उसको टैक्सेबल इनकम में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको वो अमाउंट ना दी गई हो जो कि एम्प्लॉयर ने पे करनी थी, अगर अकामोडेशन वो पे करता, अगर अकामोडेशन ना देता, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी और सैलरी जो है वो ले लेना था, तो उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देना। अब इसमें बात का ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉई है वो स्मॉल सिटी में होता है जहाँ पे 45% नहीं लागू होता, तो वहाँ अगर हो जहाँ 30% अलाउंस एडमिजिबल है तो फिर हमने क्या करना है, फिर उसी तरीके से फार्मूला वही है ऊपर वाला, सिर्फ 45% की बजाय 30% आ जाएगा और इसमें जो भी हायर वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल। सेकंड परक्विजिट है कन्वेंस। कन्वेंस से मुराद ये है कि जो एम्प्लॉई को कोई भी अमाउंट या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि एम्प्लॉई को हेल्पफुल हो अपनी जॉब पे आने जाने के लिए, तो हम उसे कन्वेंस के मद में कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड की गई है वो कहेंगे। तो उसमें सबसे पहले कन्वेंस अलाउंस हो सकता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है। तो अगर कन्वेंस अलाउंस है तो वो फुली टैक्सेबल होता है। भी अगर कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया बल्कि कन्वेंस ही प्रोवाइड कर दी, वो गाड़ी प्रोवाइड कर दी है जो कि जो एम्प्लॉई है उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, सिर्फ 10% ऑफ द कॉस्ट विच एम्प्लॉयर पेड फॉर एक्वायरिंग
द मोटर व्हीकल विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। यानी कि जो गाड़ी प्रोवाइड की गई है उसकी कॉस्ट देखेंगे क्या है, तो उसकी कॉस्ट का 10% लेके टैक्सेबल इनकम में हम लिख देंगे। सी, अगर कन्वेंस जो है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है पार्टली पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, तो फिर रूल पिछला ही है, बस उसमें हम चेंज क्या करेंगे, 10% की बजाय 5% जो है वो करेंगे। यानी कॉस्ट का जो गाड़ी की कॉस्ट है उसका 5% जो है वो हम इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल इनकम में। अब इसके बाद बाज़ औक़ात होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो लीज़ पर गाड़ी ले लेता है और वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देता है। तो अगर जो लीज़ पे गाड़ी ली है तो वो ऊपर जैसे हमने देखा उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए एम्प्लॉय के लिए हो, तो हम फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना उसकी होगी जो गाड़ी की, उसका 10% लेंगे। और अगर उसने ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए दी है तो फिर हम क्या करेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 5% लेके टोटल टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। थर्ड इसके बाद है मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस और मेडिकल अलाउंस। तो एम्प्लॉय कोई भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाता है अपनी, या जो उसके अखराजात होते हैं वो करके एम्प्लॉयर से वो रीइम्बर्स करवा लेता है, पैसे ले लेता है, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। बस उसमें एक कंडीशन है कि जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसका NTN नंबर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर है उसका NTN नंबर हो सकता है जो प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर मेडिकल अलाउंस दिया जाए तो मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। जो बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी तो उसका आपने क्या करना है, 10% लेना है। तो वो उतनी अमाउंट जो है जो अलाउंस है उसमें से माइनस कर देनी है, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगर वो 10% से कम है तो फिर फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो परक्सिट है वो है इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है अलाउंस या कोई चीज़ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है जो ऑफिशियल ड्यूटी में यूज़ हो जाए, तो ऐसी जो परक्सिट या फैसिलिटी होती है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। अब यहाँ पे भी इंटरटेनमेंट अगर रीइम्बर्स होगी या कोई अलाउंस प्रोवाइड किया गया है लेकिन वो ऑफिशियल ड्यूटी में जो है यूज़ होना है तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन अगर कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि ऑफिशियल ड्यूटी में यूज़ नहीं हो रहा तो वो फुली टैक्सेबल होगा। तो आप ये बात अब याद रखिएगा कि इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आ जाए तो वो टैक्सेबल कर देना है, लेकिन अगर उसके साथ लिखा हो कि ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ में यूज़ हो रहा है तो फिर हम उसे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर देंगे। इसके बाद होता है जी लोन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे कोई लोन प्रोवाइड करता है तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। मार्केट से अगर वो बंदा लोन ले जो एम्प्लॉय है तो उसे जो सूद है ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयर अगर उसे कम सूद पर लोन दे रहा है तो ये उसका फ़ायदा है। वो जितना फ़ायदा एम्प्लॉय को होगा उसे टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं, पहली बात तो ये है कि लोन जो है अगर 10 लाख तक है या उससे कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर लोन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम सूद देखेंगे। सूद अगर 10% से कम है तो हम फिर उस जितना वो कम है उतना ही क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। तो हम उसकी कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके मुताबिक करेंगे। अमाउंट ऑफ लोन जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सपोज अगर आपका रेट जो है वो 8% एम्प्लॉय को मिला है तो फिर क्या होगा, फिर हम 10 में से 8 माइनस कर देंगे, अब ये 2% आ जाएगा। तो जो लोन की अमाउंट है उसे 2% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे, उस पर टैक्स लागू होगा। इसके बाद जो अलाउंस है वो स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड की जाए और वो ऑफिशियल ड्यूटी में यूज़ हो जाए तो वो ऐसा अलाउंस जो है या वो जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है
तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। तो ये एक ओवरऑल रूल है। क्वेश्चन में अब बेशुमार चीज़ें आया करेंगी, जिसमें टेलीफोन बिल भी हो सकता है जो ऑफिशियली यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें जो है आपको एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में लिखी और साथ उसमें का यूज इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, तो फिर उसे एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो परक्सिट है वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें पहले प्रोविडेंट फंड को समझना पड़ेगा कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड जो है वो 3 टाइप्स का होता है। उसमें गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसी तरीके से रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो। और तीसरा अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड ना हो। उसके अप्रूव ना होने की वजह ये हो सकती है कि जो एप्लीकेशन के साथ रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की गई या एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की गई। तो ऐसा जो प्रोविडेंट फंड होता है वो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है। अब इसकी वर्किंग को हम देखते हैं। इसमें एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी में से कुछ इस फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से मुराद कि एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट उसी फंड में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। फिर इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है जहाँ से प्रॉफिट जो है वो यकीनी हो। तो उस जो प्रॉफिट वहाँ से वसूल होता है उसे इंटरेस्ट क्रेडिट कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हर मंथ में आती रहती हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी हर मंथ होती है और उस पर सूद भी पिछली वाली जो अमाउंट है उस पर आ रहा होता है। और बंदा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ये पैसे निकलवाना चाहिए या एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जब ये पैसे निकलवाता है तो उसे रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहते हैं। अब हमने देखना है कि इन चारों चीज़ों की इन तीनों टाइप्स में क्या ट्रीटमेंट है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन सबसे पहले है, तो ये ऑलरेडी ही इंक्लूडेड होती है इनकम में, आपकी जो सैलरी इनकम है, इसलिए इसे अलग से शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टैक्सेबल इनकम आपकी होती है। दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है उसमें टैक्सेबल नहीं होती और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी टैक्सेबल नहीं होती। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का भी जो है टैक्स में ऐड नहीं होता और ना ही अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का टैक्स में ऐड होता। अब रह गया रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की जो ट्रीटमेंट है कि नॉट इंक्लूडेड लेस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, कि इसमें 10% जो है आपकी सैलरी जो के बराबर है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के, उसका यहाँ 1,50,000 इनमें से जो एक्सेस अमाउंट होगी वो टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाए। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उसकी भी ट्रीटमेंट है, नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 16% एंड अमाउंट इज लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। इसमें सूद को शामिल नहीं करेंगे अगर जो सूद की परसेंटेज है वो 16% से कम है या 1/3 जो सैलरी है, और सैलरी जो पीछे हमने बताई है आपको बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस को कह रहे हैं, तो उससे कम है तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। अदरवाइज़ जो एक्सेस अमाउंट है वो आप टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस वसूल हो तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है और रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। लेकिन अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है और उस पर जो सूद है उतनी अमाउंट पर ही टैक्स जो है वो लगेगा। जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले से ही टैक्सेबल इनकम में हम शामिल कर चुके हैं हर साल।
नेक्स्ट इसके बाद कुछ अमाउंट्स ऐसी हैं यहाँ पर रिजल्ट्स जो कि फुली एग्जाम्प्ट हैं या पार्टली एग्जाम्प्ट हैं जो क्वेश्चन में पूछे हैं, तो मैंने उन्हें ब्रीफली यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें आप क्वेश्चन में देखेंगे आप उन्हें टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो इसमें रीलोकेशन और अलाउंस है, ये फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फ्यूल रीइंबर्समेंट एज पर कंपनी पॉलिसी अगर कहा दिया हुआ है तो वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ये अगर दी हो तो ये भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सैलरी रिसीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर टिल द एंड ऑफ टैक्स दैट ईयर, तो ये भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की गई हैं तो वो भी आपकी क्या है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसमें एक और चीज़ जो आम तौर पर क्वेश्चंस में दी गई हैं कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉई को कोई एसेट देता है कंसेशनल रेट पे यानी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे, तो फिर उसमें देखेंगे हम कि जितनी भी अमाउंट कम होगी, मसलन एक चीज़ है वो मार्केट से 1 लाख में मिलती है, तो जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉई को 80,000 में दे दिया, तो ये 20,000 का जो डिफरेंस है ये टैक्सेबल इनकम में हम शामिल। इसके बाद एनी फैसिलिटी और बेनिफिट फॉर विच द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि एम्प्लॉय को कोई ऐसा बेनिफिट दे रहा है जिस पे उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही, तो क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। इसकी एग्जांपल है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो हैं रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर जो है उन्हें सब्सिडाइज फूड दे देता है, तो वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय है जो हॉस्पिटल में काम करता है तो वहाँ उसकी ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, तो ये भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, कि यानी उस पर एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही। इसके बाद पेंशन है, तो पेंशन के हवाले से है कि अगर कोई बंदा एक पेंशन ले रहा है तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और अगर एक बंदा 2 पेंशन ले रहा है तो उसमें जो हायर अमाउंट वाली पेंशन होगी वो हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, दूसरी को टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीज़न है और 2 पेंशन ले रहा है तो उसकी दोनों ही पेंशन जो हैं वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी मींस कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड, कि जो हम इनकम ड्राइव करेंगे प्रॉपर्टी से तो उससे मुराद क्या है, बिल्डिंग भी हो सकती है और ज़मीन भी हो सकती है। इसके बाद बिल्डिंग का क्या मीनिंग होता है कि बिल्डिंग मींस ब्लॉक ऑफ ब्रिक और स्टोन वर्क कवर्ड बाय रूफ, कि ईंटों का कोई आपने काम किया उसको कवर कर दिया है रूफ से, तो वो बिल्डिंग कहलाएगी। लैंड मींस वेकेंट प्लॉट यूज्ड फॉर इरेक्टिंग टेम्परेरी हट्स और फॉर स्टोरिंग मटेरियल, कि लैंड से मुराद जो है कोई प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है और उसको आरजी को हट बना दी या मटेरियल स्टोर करने के, जैसे चावल वगैरह होते हैं वो रखे हुए, तो वो लैंड कहलाएगी। अब रेंट क्या है, कहते हैं रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर इट्स यूज और राइट टू यूज इट्स ऑक्यूपेशन, द अमाउंट ऑफ रेंट शैल नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू। रेंट से मुराद क्या है, कोई अमाउंट आप वसूल कर रहे हैं या वसूल होने वाले हैं, यानी पेंडिंग है किराया ओनर ऑफ लैंड का या बिल्डिंग का, फॉर इट्स यूज़ उसने जो उसको इस्तेमाल का हक है वो दिया हुआ है उस बंदे को, टू यूज़ इट्स ऑक्यूपेशन जो उसका कब्ज़ा है उसको इस्तेमाल कर रहा है, द अमाउंट ऑफ रेंट शैल नॉट बी लेस दैन फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये जो अमाउंट वसूल हो रही है ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेयर मार्केट रेंट मीन्स द अमाउंट ऑफ रेंट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ए रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी एट दैट टाइम। कि फेयर मार्केट रेंट से मुराद ये वो रेंट है कि उसी तरह की मिलती जुलती को प्रॉपर्टी हो तो वो उस लोकेलिटी में जो उसका नॉर्मल किराया होता है
तो वो फेयर मार्केट रेंट कहलाता है। इससे मुराद ये है कि एक बंदा अगर उसने जो मकान है वो 10,000 रुपये किराए पे चढ़ाया और लेकिन उसका जो रेंट है मार्केट में वो 15,000 है, तो फिर 15,000 वैल्यू जो है वो रेंट की कबूल की जाएगी, ना कि 10,000 जो वसूल कर रहा है। इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम में जो सैलरीड पर्सन होता है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। इसमें डिडक्शन कोई भी नहीं होती सैलरीड पर्सन को। ये अमाउंट्स हैं जो मैंने सामने आपको शो कर रहा हूँ, इन्हीं अमाउंट्स को हम प्रॉपर्टी इनकम में शामिल करेंगे। अभी एक जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जैसे हमने रेंट के ऊपर डेफिनेशन देखी है, तो वही रेंट जो है वो अगर वसूल हो तो वो प्रॉपर्टी इनकम में शामिल होगा। इसके बाद सेकंड है एनी forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or building is also included in the amount of rent। कि आपने वो बिल्डिंग या लैंड जो है उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उससे बंदे से आपने एडवांस वसूल किया है और वो बंदा जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया किसी वजह से, तो अब उसमें रूल यही होता है कि जो एडवांस है वो वापस नहीं होता, तो उसको forfeited अमाउंट कहते हैं। वो अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और वो जो एडवांस अमाउंट थी वो आपने जब्त कर रख ली, तो ऐसी अमाउंट भी जो है वो इनकम में शामिल होगी, प्रॉपर्टी इनकम में। थर्ड है एनी बर्डन ऑब्लिगेशन ऑफ ओनर, मीन जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल टैक्सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट। कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि ओनर के ज़िम्मे थी, उसने पे करनी थी, लेकिन वो टेनेंट के ज़िम्मे उसने ओनर ने की है कि आपने पे करनी है और वो टेनेंट पे करता है, तो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर दिया जाएगा। फोर्थ वन है जी वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड टेनेंट बेयर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, इन दैट केस द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स बिकम द पार्ट ऑफ द रेंट एंड इज चार्जेबल टू टैक्स। कि जो टेनेंट है, किराएदार है, वो अगर रिपेयर की कॉस्ट भी खुद बर्दाश्त कर रहा है तो ये भी जो सैलरीड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाएगा इसे। इसके बाद जो एडवांस आम तौर पे जो टेनेंट होता है वो पे करता है जब कोई भी वो बिल्डिंग किराए पे ली जाती है, तो उसमें उस एडवांस की कुछ अमाउंट जो है वो भी शामिल करनी होती है इनकम। तो ये फिफ्थ है, इसमें सिंपली 1/10 जो है वो आपने अमाउंट का ऐड कर देना है जो एडवांस आपने वसूल किया हुआ है, तो उसको प्रॉपर्टी इनकम में शामिल कर देना है। अब इसमें बाज़ बात ऐसे होता है कि जो टेनेंट है वो बिल्डिंग को वैकेंट कर जाता है और नया किराएदार आ जाता है, तो उसके हवाले से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अगले पॉइंट्स में हम देखेंगे। अब इसको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेयर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम हिज टेनेंट एंड एन एडवांस अमाउंट विच इज़ नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट payable by the tenant, such advance amount shall be treated as rent and is chargeable to tax under the head income from property for the tax year in which it was received and the following in 9 tax years in equal proportion। कि ये जो एडवांस है इसका 1/10 जो है वो उसी साल में इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और फिर अगले 9 ईयर्स में जो है इक्वल प्रोपोर्शन के साथ उसे ऐड करते जाएंगे। वी वेयर एन अमाउंट इज़ रिफंडेड बाय द ओनर, जब जो अमाउंट है रिफंड कर दें ओनर टू द टेनेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी, यानी उसने घर छोड़ दिया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल से पहले नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज़ रिफंडेड और टू एनी टैक्स ईयर देयर आफ्टर। कि जिस साल उसने मकान छोड़ दिया है टेनेंट ने, तो उस साल इनकम में इसे शामिल नहीं किया जाएगा और उसके बाद भी जो साल आएंगे उनमें भी इसको शामिल नहीं किया जाएगा। सी पार्ट है वेयर आफ्टर वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन टेनेंट
and it is let out to another tenant, and after returning the advance to the previous tenant, another similar advance is taken from the succeeding tenant. The amount of succeeding advance as reduced by amount of previous advance charged to tax shall be deemed to be the income of taxpayer under the head income from property. This amount will be charged to tax during the tax year. अब इसने कहा है कि नया टेनेंट आ गया, पुराने टेनेंट ने जो प्रॉपर्टी है उसको खाली कर दिया है, तो फिर वो बता रहा है जी कि जितनी भी आपने रिड्यूस कर दिया हुआ है पहले जो टैक्स ईयर्स में आपकी टैक्स इनकम में एडवांस शामिल है, तो नए टेनेंट से जो आप पैसे वसूल कर रहे हैं उसमें से वो पिछला जो आपने चार्जेबल टू टैक्स किया है इनकम में शामिल की गई है अमाउंट एडवांस की, उसको माइनस कर दें। जो आंसर आएगा उसका 1/10 आपने ले लेना है और इसी तरीके से उसको आपने नेक्स्ट आगे चलाते जाना है। तो इसमें प्रॉपर्टी इनकम में यही 5 चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉपर्टी इनकम में शामिल की जाती हैं, और इसके बाद इसको आपने टोटल इनकम में ऐड नहीं करना होता क्योंकि इसके रेट्स जो हैं वो अलग होते हैं, इसलिए इसे इनर कॉलम में ही लिख देना है। जो टोटल इनकम वाला कॉलम है उसके अंदर इसे शामिल नहीं करना और इसका एंड पे जाके अलग से टैक्स जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं बुक में दिए हुए उनमें जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनकम सैलरीड पर्सन ने वसूल की हैं उनकी तफसील मैंने ये इकट्ठी कर दिया और इन्हीं को हम जो है बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम फ़िश फार्मिंग बिजनेस है या फ़िश कैचिंग बिजनेस है, ये टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस है, तो इसका अगर लॉस हो तो वो आपने लेस कर देना है। अगर सिर्फ इनकम है तो उसे आप क्या करेंगे, इनकम में डायरेक्ट शामिल कर देंगे। फिर इसमें इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये अगर सेटअप आपका है बलूचिस्तान में, मालाकंड डिवीजन में, गिलगित बल्तिस्तान में या फाटा में, तो फिर ये एग्जेम्प्ट फॉर 5 ईयर्स है। यानी जिस साल आपने इसको यूनिट को लगाया है तो उस साल से लेके 5 साल तक इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। आप 6ठा साल जब आएगा तो उसमें इसकी टैक्सेबल इनकम शामिल कर देंगे। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन है, तो ये एग्जेम्प्ट अप टू जून 2025 जो है ये होगा, यानी अभी इस साल में ये आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। रेंट ऑफ मशीनरी है, तो ये टैक्सेबल है। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म है, इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री है, इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप इन पंजाब है, इनकम फ्रॉम स्टड फार्म है, इनकम फ्रॉम यार्न बिजनेस है, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है। ये जितने भी इनकम वसूल होंगी ये सारी की सारी टैक्सेबल हैं। आप इन्हीं को जो है वो याद कर लें, जहन में रख लें, तो आप इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको